नमस्कार, फॉर्मूला गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि उसमें लगातार उत्तरोत्तर बढ़ोतरी देखने को मिलती रहे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कच्चे तेल में आई नरमी की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें कच्चे तेल में आई गिरावट का लाभ होगा। क्या आने वाले समय में कच्चे तेल में नरमी बनी रहेगी। कच्चे तेल की गिरावट में किन शेयरों में कर सकते हैं खरीदारी। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे और साथ ही साथ इस विषय पर करेंगे 360 डिग्री चर्चा विस्तार के साथ। लेकिन सबसे पहले उन महत्वपूर्ण बड़े सवालों पर बातचीत कर लेते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके वो तमाम सवाल आपके सामने लाए जाएंगे जिसका जवाब हम फॉर्मूला गुरु से तलाशने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके जरा स्क्रीन पर वो तमाम सवाल लेकर के आए जाएं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि जेपी मॉर्गन समेत कई ब्रोकरेज हाउसेज और रेटिंग एजेंसीज ने क्रूड की कीमतों के अनुमान को घटाया है। एक्सपर्ट से हम ये पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है, क्या वाकई में वो इस बात से सहमत हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। किन स्तरों के आसपास क्रूड रह सकता है, इसको लेकर के जरा हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से बड़े फैक्टर हैं जिनकी वजह से कच्चे तेल में कमी की उम्मीद जो है, कमी का अनुमान जताया जा रहा है। आखिर में क्या मंदी इसकी वजह है या और भी जो है कई कारण हैं। कौन कौन से वो फैक्टर होंगे उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे आज के हमारे फॉर्मूला गुरु से। क्रूड की अगर कीमतें घटती हैं तो अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ेगा। क्या महंगाई घटेगी, क्या देश का जो विदेशी निवेश जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन तमाम चीज़ों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव होगा अगर कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं तो। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अगर सस्ता क्रूड रहता है तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर रहता है। भाई, तेल मार्केटिंग कंपनियां तो हम लोग जानते हैं कि तेल जो है वो सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, कंपनियों के मार्जिन बेहतर होंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं ये हम विस्तार से समझेंगे हमारे फॉर्मूला गुरु से। साथ ही साथ फिर हम आप एक एक करके तमाम सेक्टर्स का जायज़ा भी लेंगे। पेंट शेयरों पर सस्ते क्रूड का किस तरीके का असर देखने को मिलता है ये हम समझेंगे, और क्यों ये असर देखने को मिलता है, वहाँ पे किस तरीके से क्रूड का इस्तेमाल होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला गुरु से। और साथ ही साथ हम अपने फॉर्मूला गुरु से ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे पेंट शेयर हैं जिनमें कि अभी भी खरीदारी की जा सकती है। लेकिन सवाल यहीं ख़त्म नहीं हुए हैं, और भी सवाल हैं। खासतौर से अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि टायर शेयरों में आखिर में क्या असर पड़ता है अगर कच्चा तेल जो है वो सस्ता रहता है। और साथ ही साथ फॉर्मूला गुरु के पसंदीदा शेयर कौन से हैं। अभी टायरों में अगर दांव लगाना हो तो कौन से टायर ऐसे हैं जिनकी चमक आगे भी बरकरार रहेगी। कच्चे तेल की कीमतों का फर्टिलाइज़र सेक्टर पर किस तरीके का असर पड़ता है, असर पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है तो कैसा पड़ता है, ये हम जानेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारे आज के खास मेहमान के पसंदीदा फर्टिलाइज़र शेयरों में कौन से स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर, जी हाँ, जो एफएमसीजी सेक्टर में भी सस्ते तेल का क्या कोई असर रहता है, और रहता है तो आखिर में किस तरीके से रहता है। एफएमसीजी सेक्टर में अगर दांव लगाना हो तो क्या ये सही समय है, और कौन सी कंपनियां हैं जिनमें खरीदारी की जा सकती है, समझेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। और साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में कहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, क्यों की जा सकती है, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो क्रूड के साथ बना हुआ है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आज के अपने खास मेहमान से जानेंगे। और आज के हमारे खास फॉर्मूला गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका हमारे इस खास शो फॉर्मूला गुरु में। हमारे आज के शो के गुरु बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आज की चर्चा पे एक एक सवालों के उत्तर लें सर आपसे। पहले एक सामान्य सा सवाल बाजार के ऊपर होगा। अब ये मान के चलें कि इस हफ्ते जो है बाजार नया उच्चतम स्तर छुएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 18,800 के आसपास जा कर के थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई दे रही है। क्या वो हिचकिचाहट दूर हो जाएगी इस हफ्ते? देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपने इनवाइट किया। दूसरी बात, बाजार का मूड जो है वो थोड़ा सा मुनाफा वसूली का है, इसीलिए आपने देखा कि आज दोपहर से सुबह से डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव थे। यूएस के मार्केट्स अभी कल की छुट्टी के बाद खुलेंगे, तो मेरे ख्याल से देखिए वहां पे भी मेरे ख्याल से थोड़े से मैक्रो हेडविंड्स है।
लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर जो आने वाले 1-2 दिन में आ सकता है कि कल मोदी जी यूएस में रहेंगे और यूएस में बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। तो अगर कोई बड़ा अनाउंसमेंट डिफेंस के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनाउंस होता है, जो पॉसिबली होगा, तो उससे मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई पैनिक की बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम 18,500 550 के ऊपर है, तब तक बाजार एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर में है। ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है, और अच्छी कंपनियां अगर आपको हल्के लेवल पे मिलती है, तो ये एक मौका आपको समझना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी मुसीबत या कोई बड़ा सेल ऑफ आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। डोमेस्टिक एसआईपी के फ्लोज की बात करें तो 14 साढ़े 14 हजार करोड़ का हर महीना इनफ्लो आ रहा है, प्लस एफआई का नंबर्स भी काफी मजबूत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि मार्केट में ये जो मुनाफा वसूली है, ये टेम्पररी पीरियड है, इसको बिल्कुल फिक्र न करिए। और स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अगर कोई निवेशक अपनाता है और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड काम करता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड उसको मिल सकता है। ठीक, चलिए अब वापस लौटते हैं आज की थीम पर। और जैसा कि सर ने बताया कि पैनिक की कोई सिचुएशन अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं और उम्मीद है अगर वहाँ पे कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो बाजार नए उच्चतम स्तर भी छूता हुआ दिखाई देगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। आज की थीम पर वापस लौटते हैं और ये बताते हैं जरा कि आखिर में आज की थीम हमने चुनी क्यों। जी हाँ, कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, ये हम सबको पता है। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर में किस तरह के आउटलुक यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जेपी मॉर्गन ने इस साल 2023 के लिए और 24 के लिए आउटलुक के अनुमान को घटाया है और $90 पर बैरल से घटा करके इसे $81 पर बैरल पर ला करके रखा हुआ है। 2023 के लिए अनुमान जताया जा रहा है। 2024 के लिए क्रूड का अनुमान $98 से घटा करके $83 कर दिया गया है। ये 2024 के लिए अनुमान जेपी मॉर्गन की तरफ से लगाया गया है। पानियर ने भी अगले 3 से 5 साल तक क्रूड को $70 से $100 पर बैरल के आसपास रहने की उम्मीद जताई है। यानी तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनका मानना ये है कि यहाँ पर दबाव बना रहेगा और ख़ासतौर से चीन में मांग घटने से ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने कच्चे तेल की कीमतों का अनुमान जो है वो वहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। तो इन जो कमी देखने को मिल रही है उसका क्या असर होगा वो तो हम समझेंगे ही, कौन से शेयर होंगे कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। लेकिन अब एक एक करके वो तमाम सवाल लेकर के आते हैं। पहला सवाल यही सर कि आप इसको कैसे देख रहे हैं? जेपी मॉर्गन हो, तमाम ब्रोकरेज हाउसेज हों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हों, वो क्रूड के अनुमान को घटा रही हैं। आप उनसे सहमत हैं और आप कौन से क्या वजह मानते हैं जिसकी वजह से जो है ये अनुमान आप कितने सही मानते हैं? देखिए, पहली बात तो विपुल, मुझे लग रहा है कि ये जो क्रूड का प्राइस का टारगेट जो जेपी मॉर्गन और बाकी सारे लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि ग्लोबली देखिए चाइना का जो इकोनॉमी है वो अभी काफी दिक्कत में है। और ग्लोबली हमने देखा है कि क्रूड का डिमांड इंडिया और चाइना से सबसे ज्यादा आता था। तो चाइनीज डिमांड जब तक वापस आती नहीं है, तब तक सऊदी अरब ने अभी बीच में उन्होंने सप्लाई कट किया था, ओपेक के माध्यम से उन्होंने सप्लाई कम कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद क्रूड के प्राइसेस में कोई बड़ा उछाल हमको देखने को नहीं मिला है। अभी रशिया यूक्रेन का भी मामला थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अगर कोई जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम आता नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए क्रूड के प्राइसेस में ऐसा कोई बड़ा री रेटिंग या बड़ी तेजी आने की उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट चाइना जब तक इकोनॉमी में प्रॉब्लम से स्ट्रगल करता है, तब तक आप मान के चलिए कि क्रूड के प्राइसेस एक छोटी रेंज में रहेंगे, जो अभी भी हमको दिख रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि ये जो उनका फोरकास्ट और एस्टिमेट है वो सही है। अगले 3 से 6 महीने के लिए तो लगता नहीं है कि क्रूड में कोई बड़ी बढ़त आएगी। तो यही कारण है कि आप सारे रिसर्च रिपोर्ट्स और एजेंसीज को देख रहे हैं कि क्रूड करीबन $80-81 के बीच में ही रहेगा, ऐसा अनुमान है। और ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि क्रूड जब भी सॉफ्ट होता है हमारे बाजार के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव बात मानी जाती है। जी सर, अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हालांकि कुछ एक फैक्टर आपने बता दिए कि चीन की वजह से और जिस तरीके से हम देख रहे हैं रशिया का मामला रहा, बड़े बड़े फैक्टर्स को अगर आइडेंटिफाई करना हो, जो क्योंकि तमाम सारे ऐसे भी लोग हमारे कार्यक्रम देखते हैं जो बाज़ार को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उनको आप बड़े फैक्टर्स वो कौन से हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि क्रूड की कीमतें अभी कम रहेंगी? देखिए, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि चाइना का फैक्टर तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। उसके बाद अगर रशिया जो इंडिया को ऑयल बेचता है, अगर वो क्रूड की कीमतें बढ़ाता नहीं है, अगर वो सस्ते भाव पे इंडिया को क्रूड देता है, तो कहीं ना कहीं देखिए इंडिया की डिमांड काफी बड़ी है, उनको सस्ते भाव पे ऑलरेडी क्रूड मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ग्लोबली क्रूड प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट टू माइल्ड रहेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात हुई।
और सबसे बड़ी बात, ओपेक के कंट्रीज में अभी भी हमने यूनिटी नहीं देखी। अभी देखिए सऊदी ने ओपेक के माध्यम से सप्लाई तो कट कर दिया है, लेकिन अभी भी कीमतें इतनी बड़ी नहीं है। तो जब तक कोई बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट होता नहीं है, जहां पे वॉर हो या कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, तब तक क्रूड में कोई बड़ा ट्रिगर हमको दिख नहीं रहा है। इकोनॉमिक रिवाइवल ग्लोबली अगर चाइना करता है तो हो सकता है कि आपको अगले 3-6 महीने में तेल में तेजी देखने को मिलेगी। तो एक तो चाइना हो गया, रशिया का भी ऑयल प्रोडक्शन काफी सिग्निफिकेंटली मजबूत है और लोअर लेवल्स पे वो तेल बेच रहा है। तो ये सारे कारण फ्रंटलाइन कारण है जहां पे हम समझते हैं कि ऑयल फंडामेंटली एक छोटे दायरे में और ऑन द डाउनवर्ड स्लाइड ही रहेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कम से कम अगले 3-6 महीने के लिए तो कोई बड़ा ट्रिगर या कोई बड़ी तेजी क्रूड के प्राइसेस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक। अब अगले सवाल पर आते हैं सर, और अगला सवाल ये है कि अगर क्रूड की कीमतें घटी रहती हैं, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया तमाम रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से, कि अभी कच्चा तेल धीमा रहेगा, वहाँ पे सुस्त जो है चाल देखने को मिलेगी। लेकिन ये घटती हुई कीमतें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं? क्या इससे महंगाई कम होगी? क्या इससे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी इकॉनमी के ऊपर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि देखो, एक तो इन्फ्लेशन, क्योंकि क्रूड का प्राइस और इन्फ्लेशन बहुत क्लोजली कनेक्टेड होता है। उसके बाद हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स, अगर क्रूड की कीमतें सॉफ्ट रहती है तो ऑब्वियसली हमारा कंट्री की फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी बची रहेंगी, क्योंकि हमको क्रूड सस्ते भाव पे मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम अभी भी क्रूड को लेके नेट इंपोर्टर है। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात साबित होगा। और ये हमारे गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जितना कम होता है उतना रुपया के ऊपर भी प्रेशर कम रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि क्रूड का सॉफ्ट रहना हमारा हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है, क्योंकि काफी ऐसे सेक्टर्स है जो क्रूड डेरिवेटिव से अपना कामकाज चलाते हैं, रॉ मटेरियल उनका मेन क्रूड है। तो ओवरऑल इकोनॉमी में कमोडिटी सेक्टर जैसे क्रूड ऑयल में जब तक नरमी आती है, तब तक आप मान के चलिए कि जो खर्चे पानी होते हैं कंपनीज के, वो भी काफी कम होंगे। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कम होगा और कंट्री का भी फायदा होगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट कम होता है तो ऑब्वियसली मैक्रो नंबर्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर कच्चा तेल सस्ता रहता है तो तमाम तरीके से असर पड़ता है। अविनाश जी बता रहे हैं महंगाई कम होगी तो क्या होगा? ब्याज दरें वैसे ही बढ़ने का सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है। हो सकता है ब्याज दरें कम होती हुई दिखाई दें अगर लंबे समय तक कच्चा तेल जो है वो सस्ता रहता है। तो इससे जो है अर्थव्यवस्था के जब अच्छे चलेगी तो फिर हमारा शेयर बाज़ार भी अच्छा चलेगा। तो अब लौटते हैं शेयर बाज़ार के ऊपर। सर, सस्ता क्रूड जो है वो कौन से बड़े सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर डालता है? इस सवाल का जवाब आपसे लें उससे पहले ज़रा कुछ एक चार्ट्स देख लेते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन हम आज 4-5 सेक्टर पर ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनमें अभी से चाल आनी शुरू हो गई है। आप देखिए एक महीने में करीब 7% के आसपास की तेज़ी बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिली है। इसके अलावा FMCG से आप देख लीजिए, HUL के अंदर हमने देखा कि 1-1.5% के आसपास का की रैली देखने को मिली। हालांकि यहाँ अभी भी तेज़ी बाकी है। फर्टिलाइज़र में अगर हम देखें तो भी यहाँ पर बहुत सारे शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और भारत एग्री में करीब 2-2.25% की तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा रोमा फास्फोर्ट में हम देख रहे हैं 25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखने को मिल रही है। बर्जर पेंट एक महीने में करीब 8-8% के आसपास की तेज़ी पेंट क्षेत्र से ये शेयर है। ITC में करीब 7% का मूव देखने को मिला एक महीने में। तो अलग अलग सेक्टर्स की वो कंपनियां हैं जो कि आगे चल के इनका फ़ायदा होगा। और BASF में जो है करीब 6-6.25% का मूव एक महीने के अंदर देखने को मिला है। तो ये वो तमाम कंपनियां हैं, इसको आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, आप कौन से वो बड़े सेक्टर्स मानते हैं जिन पर डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है सस्ते क्रूड का? देखिए, सस्ते क्रूड का जो इमीडिएट इम्पैक्ट रहेगा वो काफी सेक्टर्स पे आएगा। तो पहला तो पेंट सेक्टर रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 65 से 70% इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है वो क्रूड से डेरिवेटिव आता है। दूसरे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे कि HPCL है, BPCL है, IOC है, यहाँ पे भी अगर क्रूड गिरता है तो इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में इंप्रूव होने के चांसेस है। उसके बाद लुब्रिकेंट कंपनीज है जैसे कि कैस्ट्रॉल है, उसके बाद ये गल्फ ऑयल इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका सारा प्रॉफिटेबिलिटी का जो गणित है वो बेसिकली क्रूड के प्राइसेस से डिपेंडेंट होता है। उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स है, टायर्स है, कार्बन ब्लैक है, काफी ऐसे सेक्टर्स है जो बेनिफिट करेंगे।
और इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि रॉ मटेरियल का खर्चा कम होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रॉ मटेरियल का बेनिफिट उनके बॉटम लाइन पे आएगा। तो डेफिनेटली ये सारे सेक्टर्स आप एज्यूम करके चलिए कि अगर क्रूड सॉफ्ट रहता है तो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए नंबर्स बढ़िया आने की उम्मीद रहेगी। तो बड़ी लंबी फहरिस्त है उन सेक्टर्स की, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि समय की कमी है, तो 4-5 सेक्टर जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं उन पे ज़रा हम बातचीत कर लेते हैं, और एक एक करके उन सेक्टर्स के पसंदीदा शेयर कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नोट करते रहिएगा अविनाश जी की बातों पर कि वो कौन से पसंदीदा शेयर उनके हैं। सबसे पहले लेकिन ज़रा बात कर लेते हैं सर, पेंट शेयरों की अगर हम बात करें, ये क्रूड के आपने कहा कि 65 से 70% के आसपास डिपेंडेंसी इनकी क्रूड पे रहती है, और ये अगर सस्ता होगा तो किस तरीके से सर क्या असर आप देख रहे हैं, और मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट जो है वो अब कितने क्वार्टर्स में आपको आता हुआ दिखाई देगा? कैसे आप देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट पेंट के ऊपर, पेंट सेक्टर के ऊपर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पेंट सेक्टर के लिए अच्छी बात है कि देखिए रॉ मटेरियल का खर्चा तो कम होता ही है, तो इससे इनके मार्जिन तो जरूर बढ़ेंगे। लेकिन इनका जो एंड यूजर सेगमेंट है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, मुझे लग रहा है कि रेसिडेंशियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ जो कैपेक्स हो रहा है, इसका फायदा ऑब्वियसली एक्सटीरियर एज वेल एज रेसिडेंशियल पेंट कंपनीज को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, एक तो रॉ मटेरियल का खर्चा कम हो रहा है, प्लस ओवरऑल एंड यूजर सेगमेंट का डिमांड भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट कैपेक्स अभी बहुत जोरों में चल रहा है, तो फैक्ट्रीज कहिए या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कहिए, तो वहां पे एक्सटर्नल पेंट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि एशियन पेंट्स की बात करें तो कंट्री का नंबर 1 रेसिडेंशियल पेंट प्लेयर है। सर बस बर्जर सर ये सवाल जो है अब मैं अगला आपसे करने वाला था। चलिए, एक कंपनी का नाम आपने ले लिया, तो मैं वही, मेरा सवाल भी अगला यही था, छठा सवाल जो हमने रखा हुआ है कि आपने एशियन पेंट्स का जिक्र किया। पेंट में अगर चुनना हो तो कौन से पसंदीदा सर आपके शेयर हैं जिन पे आप दांव लगाने की सलाह देंगे? आपने दो फैक्टर बताए, एक तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट उनकी कम होगी वो तो होगी, दूसरा आपने बताया डिमांड जो है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और रियल एस्टेट में बूम देखने को मिल रहा है, उसका भी फ़ायदा इन सेक्टर को मिलेगा। क्या वजह मानते हैं सर दो आपके पसंदीदा जो भी जो दो शेयर हों? पहले तो बिल्कुल माफी चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी मैंने कहा, बट नहीं 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 जी बेसिकली देखिए, एशियन पेंट्स हमको इसलिए पसंद है क्योंकि कंट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। इनका जो सप्लाई लॉजिस्टिक का जो इनके पास जो एसेट है, वो बहुत कम कंपनीज के पास है। तो इनका प्रोडक्शन और इनका जो सेल्स होता है वो ऑन अ डे टू डे बेसिस मॉनिटर किया जाता है, और इसलिए इनका वर्किंग कैपिटल सबसे कम होता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स को बहुत फायदा होगा, क्योंकि ओवरऑल एंड यूजर सेगमेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं, प्लस रॉ मटेरियल का खर्चा भी कम हो रहा है। दूसरा कंपनी बर्जर पेंट्स है। देखिए, बर्जर पेंट्स की जो स्पेशलिटी है कि वो इंडस्ट्रियल कैटेगरी में नंबर 1 प्लेयर है, और इसलिए हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का कैपेक्स ग्रोथ हो रहा है, जिस प्रकार की कंपनियां अभी नए इन्वेस्टमेंट्स लगा रही है, तो वहां पे ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल पेंट्स की जरूरत लगेगी। तो ये दोनों ही अच्छे विकल्प है, और मुझे लग रहा है बहुत ही वेल मैनेज्ड एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेट्स है। तो यहाँ पे एक अच्छा निवेश का गणित बन सकता है। तो थोड़ा सा अगर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम किसी के पास है, तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई या दोनों शेयर से हो सकती है। तो दोनों शेयरों में अच्छी कमाई का मौका है। पेंट शेयरों में अगर खरीदारी करनी है तो आप एशियन पेंट में खरीदारी कर सकते हैं, आप बर्जर पेंट्स में खरीदारी कर सकते हैं, और दोनों ही शेयर करीब एक महीने में 8% के आसपास चले हैं और करंट लेवल पे भी अच्छे लग रहे हैं। अविनाश जी को नज़रिया लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए। अब सर, अब जानना चाहेंगे कि टायर शेयरों की ज़रा बात करें। टायर सेक्टर्स को सर ये कच्चे तेल की कीमतें किस हद तक कैसे प्रभावित करती हैं, और साथ ही साथ इस बार आप चाहें तो अपने पसंदीदा शेयर भी बता सकते हैं, लेकिन पहले इस सेक्टर को समझना चाहेंगे कि इनकी डिपेंडेंसी क्रूड के ऊपर किस तरीके से होती है। देखिए, पहली बात तो टायर सेक्टर में भी जो ऑलमोस्ट 50% जो कॉस्ट होता है वो बेसिकली क्रूड बेस्ड होता है। रबर के बाद काफी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, प्लस कार्बन ब्लैक यूज किया जाता है। तो ये सारे जो रॉ मटेरियल्स टायर कंपनीज कंज्यूम करती है, वो बेसिकली क्रूड के डिराइव्ड डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्रूड का प्राइस कम होता है, इनका रॉ मटेरियल का खर्चा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 50% रॉ मटेरियल टू सेल्स का रेशियो होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 5-6% भी अगर रॉ मटेरियल सस्ता होता है, तो इनके लिए सीधा वो बॉटम लाइन या पीबीटी में इनको कन्वर्ट होता है। हालांकि थोड़ा सा रॉ मटेरियल का बेनिफिट इनको कस्टमर्स को पास करना पड़ता है, बट फिर भी थोड़ी सी बेनिफिट तो कंपनी को मिलती है। अभी टायर कंपनीज को भी सबसे अच्छी बात जो हुई है कि जो एंड यूजर सेगमेंट है, जैसे कि ऑटो सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर कार है, टू व्हीलर्स है, ये तीनों सेगमेंट में हमने देखा है कि भरपूर तेजी, डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है। तो इसका फायदा दोनों तरफा होगा। एक तो रॉ मटेरियल का खर्चा कम होगा, उसके बाद डिमांड वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी है।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि दो तीन अच्छे विकल्प टायर सेक्टर्स में अभी भी अवेलेबल है, जैसे कि अपोलो टायर्स है। अपोलो टायर्स बिल्कुल ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर कार सेगमेंट में काम करता है। जेके टायर्स अभी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, ये ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में काम करता है। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक ऐसा प्लेयर है जो काफी ऊपरी लेवल से पिटा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली एक ऑफ रोड टायर कंपनी है, जहां पे हम नॉन ऑटो एप्लीकेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी काफी मजबूत है। इनफैक्ट इनके ज्यादातर कस्टमर्स यूएस और यूरोप में बेस्ड है। और जिस प्रकार से थोड़ी सी कठिनाइयां एक्सपोर्ट मार्केट में दिख रही थी, उसलिए स्टॉक में एक थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली। लेकिन कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रेंथ और बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। और आने वाले 6 से 12 महीने में होपफुली हमको लग रहा है कि ग्लोबल हेडविंड्स क्लियर होते हैं तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी अच्छी कमाई होगी। तो ये दो तीन विकल्प है जो आपको आपके निवेशक डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा अगर निवेश करते हैं तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो अपोलो टायर्स, जेके टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये टायर सेक्टर के 3 पसंदीदा शेयर हैं, जिसमें कि अगर हम देखें अपोलो टायर्स में करीब 10-11% का मूव एक महीने में देखने को मिला है। बाकी 2 शेयर थोड़े से सुस्त चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी तेजी की उम्मीद अगर 1-1.5 साल का नजरिया आपका है तो वहाँ पर देखने को मिल सकती है। कारण आपको अविनाश जी ने बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर एक और सेक्टर जो कि हमारे दर्शकों के लिए भी जानना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, फर्टिलाइजर सेक्टर जो है, ये कैसे कच्चे तेल की कीमतों से प्रभावित होता है, इनके ऊपर किस तरीके का असर पड़ता है? क्योंकि बाकी हम ओएमसीज हो, पेंट्स हो, इसके बारे में तो कई जगहों पर चर्चा सुनते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र सेक्टर पे कैसे असर पड़ेगा कच्चे तेल की कीमतों का, ये ज़रा समझाइए। और फर्टिलाइज़र में क्या पैसे लगाने भी चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? फर्टिलाइज़र शेयरों को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा इस सीज़न के हिसाब से चलते हैं? और आपके पसंदीदा फर्टिलाइज़र शेयर कौन से हैं, अगर हैं तो? देखिए, पहली बात तो फर्टिलाइजर कंपनीज में जो काफी बड़ा मात्रा में रॉ मटेरियल होता है वो नाफ्ता होता है। नाफ्ता एक पेट्रोकेमिकल डिराइव्ड प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये वापस क्रूड डेरिवेटिव होता है। जब भी क्रूड की कीमतें बढ़ती है तभी नाफ्ता के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर में सबसे बड़ी बात है कि इस साल मानसून होपफुली अगर ठीक ठाक रहता है तो आपको अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी। इनफैक्ट एग्रोकेमिकल सेक्टर काफी कठिनाइयों से गुजर रहा है। दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर भी काफी खराब था, वहां पे ऑलरेडी इन्वेंट्री क्लीनिंग अप सिस्टम चालू हो गया है। तो हो सकता है और एक क्वार्टर एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए थोड़ा तकलीफ वाला हो, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनीज जो यूरिया बनाती है, डीएपी बनाती है, यहाँ पे डेफिनेटली अगर मानसून ठीक ठाक रहता है तो आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि आरसीएफ जो बेसिकली एक डोमेस्टिक सरकारी कंपनी है, बहुत अच्छे नंबर्स इन्होंने FY23 के लिए रिकॉर्ड किए हैं। और प्राइवेट सेक्टर में कोरोमंडल फर्टिलाइजर, हमको लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो नॉट ओनली फर्टिलाइजर्स बट न्यूट्रिएंट्स में भी काम करती है, यूरिया में भी काफी बड़ा इनका एक्सपोजर है। तो ये एक दो फर्टिलाइजर कंपनीज पे आप फोकस करिए। इसके बाद अगर आपको ग्लोबल फर्टिलाइजर कंपनी की पोजिशनिंग वाली कंपनी चाहिए तो आप यूनाइटेड फॉस्फोरस भी देख सकते हैं। यूपीएल बेसिकली फर्टिलाइजर नहीं बट स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स में, न्यूट्रिएंट्स में काम करता है। और इनका ज्यादातर मार्केट नॉट ओनली इंडिया लेकिन यूरोप और यूएस में भी है। तो ये सारे शेयर्स मेरे ख्याल से आपको तभी तेजी में देखने को मिलेंगे जब आपको शायद फाइनल आईएमडी का रिपोर्ट आएगा कि बारिश का प्रोग्रेस क्या है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है विपुल कि बारिश थोड़ा सा इस बार डिले हो चुका है, तो इसलिए ये थोड़ा सा सेक्टर में अभी भी थोड़ी सी एक डाउट है कि ये सेक्टर चलेगा नहीं चलेगा। बट हमारा मानना है कि एक बार बारिश की कंफर्मेशन आती है तो ये सारे स्टॉक्स आपको वापस तेजी में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो नज़र बना करके रखिए आईएमडी की रिपोर्ट के ऊपर। अगर इस तरह के संकेत मिलते हैं कि चीज़ें सकारात्मक, मानसून सकारात्मक रहेगा, सामान्य के इर्द गिर्द रहेगा, तो फिर फर्टिलाइजर शेयरों में तेज़ी देखने को मिलेगी। और उसमें आरसीएफ, यूपीएल जैसे शेयर हैं जो कि पसंदीदा हैं अविनाश जी के, तो आप वहाँ पर दांव लगा सकते हैं। थोड़ी संशय की स्थिति है तो यहाँ पर एक कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न आता है, अब आखिरी के 2 प्रश्न बचे हुए हैं और उसके बाद से जो तमाम शेयर बताए गए उनकी लिस्ट भी आपके सामने रखी जाएगी। सर एफएमसीजी सेक्टर को लेकर के भी वही सवाल रहेगा कि हम लोग बिस्किट है, बाकी जो घर के सामान होते हैं, उसमें कच्चा तेल का क्या असर पड़ता है? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसको किस तरीके से प्रभावित करता है, यहाँ पर किस तरीके से कच्चा तेल का इस्तेमाल होता है। क्योंकि सामान्य तौर पे तो हम लोग बिस्कुट, नमकीन और कॉफ़ी और आटा यही सब जानते हैं कि एफएमसीजी कंपनियां करती हैं। तो आप यहाँ पर कैसे बताएंगे कि जो कच्चे तेल का असर कैसे पड़ता है सर? देखिए, एफएमसीजी कंपनीज के लिए क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बजाज कंज्यूमर की बात करें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनका जो बादाम का केश तेल आता है, इसमें क्रूड डेरिवेटिव्स पेट्रोलियम पेट्रोलियम के इनपुट्स भी जाते हैं।
तो जब भी क्रूड की कीमतें गिरती है तभी डेफिनेटली इस कंपनी को काफी फायदा होता है। पतंजलि फूड्स जो सभी को पता होगा, ये पाम ऑयल बेसिकली कंज्यूम करते हैं, तो पाम ऑयल और क्रूड डेरिवेटिव्स का मिश्रण से डेफिनेटली इनको भी काफी फायदा होना चाहिए। प्लस काफी ऐसे प्लेयर्स है जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है, फिर डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि देखिए क्रूड अगर गिरता है तो डेफिनेटली इनको थोड़ी सी राहत तो जरूर मिलती है, क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल से ज्यादा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ज्यादा होती है। तो रॉ मटेरियल्स का इतना ज्यादा एक्सपोजर क्रूड के पॉइंट ऑफ व्यू से आता नहीं है। बट फिर भी स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें तो जो हेयर ऑयल वाली कंपनियां हैं, जो खाने पीने के कुकिंग ऑयल्स बनाते हैं, तो वहां पे आपको ये क्रूड ऑयल गिरता है तो ज्यादा फायदा और ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसमें भी 3 कंपनियां बताई गई हैं जिनकी की निर्भरता कच्चे तेल पर ज़्यादा रहती है। तो एफएमसीजी में अगर कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फ़ायदा उठाना है तो जो शेयर पसंद आ रहे हैं उसमें जो नाम बताए गए हैं उस पर आप ध्यान रखिए। उसमें बजाज कंज्यूमर है, उसमें गोदरेज कंज्यूमर है, उसमें पतंजलि फूड्स, ये 3 कंपनियां जो हैं अविनाश जी को पसंद आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आखिरी सेक्टर, चूंकि समय कमी है वरना फहरिस्त तो कभी और लंबी थी। सर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में किन शेयरों में जो है खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पर जो है किस तरीके से क्रूड का असर देखने को मिलता है, ये आप अगर एक्सप्लेन कर पाएँ हमारे दर्शकों को। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स में भी क्रूड डेरिवेटिव्स का मिश्रण होता है और कई मात्रा में कंपनीज प्रोडक्ट स्पेसिफिक इसका उपयोग यूज करती है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए पूरे इंडस्ट्री में नहीं, बट जो कंपनीज क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव्स करती है उसमें से जो गिने चुने नाम है जहां पे हमको लग रहा है कि काफी बेनिफिट आ सकता है, उसमें एक तो दीपक नाइट्राइट है। ये काफी बड़ी कंपनी है जो एथेनॉल और एसीटोन बनाती है। उसके बाद अतुल लिमिटेड है जो लाल भाई ग्रुप कंपनी है, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद आईओएल केमिकल्स है जो बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स के लिए एपीआईज बनाती है, जो बेसिकली उनका रॉ मटेरियल होता है और ये काफी मात्रा में बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और उसके बाद लुब्रिकेंट्स में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, जैसे मैं कह रहा था कि ये स्पेशलिटी वैल्यू एडेड लुब्रिकेंट्स बनाते हैं। तो जैसे ही क्रूड का प्राइस गिरता है तब इनको बहुत अच्छी तरह से और अच्छी मात्रा में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का स्कोप मिलता है, क्योंकि इनका ज्यादातर बिजनेस रॉ मटेरियल सेंसिटिव होता है। तो मुझे लग रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल्स में आपको ये 3-4 गिने नाम के ऊपर थोड़ा सा आप अगर निवेश करते हैं तो लग तो रहा है कि प्राइसेस अगर सॉफ्ट रहती है, वॉल्यूम ग्रोथ अगर बढ़ता है, डिमांड अगर अच्छी रहती है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी खासी कमाई हुई। ऑलरेडी थोड़ा बहुत तेजी का माहौल इन स्टॉक्स में आ चुका है, बट हमको लग रहा है कि FY24 पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छा रहेगा और इसका मेन कारण ये है कि क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट रहे। तो क्रूड के प्राइसेस अगर सॉफ्ट रहते हैं तो स्पेशलिटी केमिकल के शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तेज़ी देखने को मिली भी है, लेकिन आगे और बढ़त देखने को मिल सकती है। उसमें दीपक नाइट्राइट है, आईओएल है, अतुल लिमिटेड है, गल्फ ऑयल है, ये वो कंपनियां हैं जिनका इनको फ़ायदा होगा। अब चूंकि हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और समय, सबसे पहले तो समय समाप्त हो गया, वरना अभी बहुत सारे ये पूरा सेक्टर और पूरी खबर ऐसी है कि इस पर अभी आधे घंटे की और चर्चा हो सकती है। और भी जुड़े हुए कई सारे सेक्टर्स हैं, कच्चे तेल को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। लेकिन जो भी समय मिला हमने उसका सदुपयोग करने का प्रयास किया। जरा एक बार जो भी अब तक शेयरों पर डिस्कशन हुए हैं उनको जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो कौन कौन सी कंपनियों पर किस तरीके का असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अविनाश गोरक्षकर जी के जो पसंदीदा शेयर हैं, जो कि सस्ते कच्चे तेल से जिनमें चमक आ सकती है, उनमें एशियन पेंट्स कहा गया है, पेंट सेक्टर से, बर्जर पेंट्स है पेंट सेक्टर से। टायर कंपनीज़ में अगर दांव लगाना हो तो अपोलो टायर्स अच्छा लग रहा है उनको जेके टायर अच्छा लग रहा है। इसके अलावा टायर सेक्टर के अंदर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में भी उनको खरीदारी की सलाह दी जा रही है, उनको पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें एफएमसीजी सेक्टर की, हमने बातचीत की, उसमें गोदरेज कंज्यूमर, बजाज कंज्यूमर, पतंजलि फूड्स, ये 3 कंपनियां हैं जो कि उनको पसंद आ रही है, जहां पर कि कच्चे तेल की घटती कीमतों का असर देखने को मिलेगा। कंपनी के मार्जिन्स आने वाले समय में और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो है स्पेशलिटी केमिकल में दीपक नाइट्राइट, अतुल लिमिटेड, आईओएल केमिकल, गल्फ ऑयल, इस पर भी आप जो है खरीदारी का नज़रिया अपना सकते हैं। नज़रिया यहाँ पर अविनाश जी की तरफ से कहा गया है कि 1 से 1.5 साल का रखिए, लंबी अवधि के नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। फर्टिलाइजर शेयरों पे भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, लेकिन हम चर्चा उस पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ वहाँ पर रहने की सलाह दी जा रही है। IMD का एक बार स्टेटमेंट आ जाए और अगर मानसून सामान्य रहता है तो फिर UPL, RCF जैसे शेयरों में खरीदारी की जा सकती है। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारे दर्शकों को, खासतौर से कच्चे तेल की घटती कीमतें हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे शेयर बाजार को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, कौन से शेयरों को, किस तरह की कंपनियों को उसका फ़ायदा मिलता है।
ये बताने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? नहीं, जो भी शेयर्स बिल्कुल हमने आपको बताया वो हमारे क्लाइंटों को भी हमने रेकमेंड किया है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फॉर्मूला गुरु को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन इन कंपनियों के बारे में अगर आपके पास हैं या आप खरीदने के बाद कुछ कन्फ्यूज़न में हैं तो दोपहर 1 से 2 के बीच में हेलो मनी 9 में हर रोज़ हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। अपने प्रश्न भेज दीजिएगा और अविनाश जी वहाँ पर भी मेहमान बन के आते हैं, वो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे वहाँ पर। तो आप लगातार अपने प्रश्न भेजते रहिए, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ, एक नए सेक्टर के साथ, एक नए गुरु के साथ हम हाजिर होंगे। आप तब तक बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।